Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु जो रीट के पुराने पेपर है उनको सोल्व मैं करा रहा हूं। तो 2018 का लेवल 1 का पेपर मैंने पहले सोल्व करा दिया है। आज लेवल 2 का पेपर जो साइकोलॉजी का है उसको सोल्व हम करेंगे। तो चाहे आप लेवल 1 से हो, इस पेपर को अवश्य हल करें साथियों। 2021 का जो पैटर्न है उसका भी आपको पता चलेगा कि भाई 18 का पैटर्न ऐसा था तो 21 का पैटर्न कैसा होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों इस वीडियो को। देखिएगा, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हम सोल्व करेंगे मित्रों। साथियों देखिए, ये 2018 का जो लेवल 2 का पेपर है, लेवल 1 वाले भी ज़रूर सोल्व करें। सीरीज कोड आपका ऐप है जो यहाँ पर देखिए, इस पेपर में साथियों 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे क्वेश्चन पे ये टिक लगा हुआ है, तो जिसने भी इस पेपर को हल किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको भी इसके अनुसार ही हल करना है। इसमें इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों को गलत कर रखा है, तो अपने स्व विवेक का उपयोग करके आपको इन प्रश्नों को हल करना है साथियों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। विकल्प है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो शिक्षण विधियों को समायोजित भी कर सकता है शिक्षक, पाठ्यचर्या को समायोजित भी कर सकता है। योग्यता अनुसार कि जो बालक जैसे मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि है, उनको इस समूह में भी वो विभक्त कर सकता है। लेकिन स्वाध्याय के लिए छोड़ देना ऐसा नहीं, निर्देशन तो देना ही पड़ेगा मित्रों। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही माना गया था प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए, मैं पूरे 30 ही प्रश्नों के जो ऑथेंटिक आंसर है उनको ही आपको बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की सही मैंने आंसर अच्छी तरह से चेक किए वापस, कैसा नहीं हो कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक आयु तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत और प्रतिभावान। तो देखिए, पूनम की कालानुक्रमिक मतलब उसकी जो वास्तविक आयु है और उसकी जो मानसिक आयु दोनों ही 9 वर्ष है, तो फिर वो औसत निकलेगी, क्योंकि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे तो 9 से 9 कट जाएंगे और उसकी आयु कितनी आएगी 100। और 100 किसकी स्थिति है, औसत या सामान्य बालक की। तो साथियों यहाँ विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और ऊपरी लिखित सभी। तो साथियों, जो स्वलीनता युक्त बालक होता है उसका सामाजिक व्यवहार भी कमजोर होता है, उसका संप्रेषण भी कमजोर होता है, उसका रूढ़िबद्ध व्यवहार भी होता है। अतः यहाँ ऊपरी लिखित सभी चीज़ें स्वलीनता के लक्षणों में आ जाती है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मात्रात्मक व्यक्ति क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। विकास, वृद्धि, संतुलन और परिपक्वता। तो देखिए, मात्रात्मक की अगर हम बात करें तो उसको वृद्धि कहेंगे और गुणात्मक की अगर हम बात करें तो उसको विकास कहेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ मात्रात्मक पूछा है साथियों, तो आपका वृद्धि वाला विकल्प ही सही है यहाँ प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 मित्रों। प्रश्न नंबर 5 है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, और ऊपरी लिखित सभी। तो साथियों, जो किशोर अवस्था में बालक है उसके बच्चे के उचित विकास हेतु जो माता पिता है और जो शिक्षक है वो इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। विकल्प नंबर 4 सही माना गया था साथियों प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान जिसको हम कहते हैं उससे संबंधित कौन सा तथ्य नहीं आएगा। पहला विकल्प है, क्रियात्मक शोध या सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। यह व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो मित्रों, जो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, तो ये देखो सिद्धांत निर्माण में समस्या समाधान, समस्या के ऊपर केंद्रित और रचनात्मक प्रतिक्रिया, इनमें से एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो मित्रों देखिए, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर बिल्कुल तुरंत जो समस्या आती है उसका हल निकालता है।
रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, मतलब इससे जो समस्या का समाधान करेंगे उससे रचनात्मक प्रतिक्रिया भी होगी, नई चीज़ें मिलेगी। व्यवहारिक समस्या के समाधान में भी सहायक है, लेकिन ये शोध क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ये गलत बात है। सिद्धांत निर्माण में क्यों सहायता करेगा, वो तो समस्या का समाधान करेगा। तो विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 क्या है इसमें, तो आपके 7वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उसमें जो चीज़ें आती है वो क्या नहीं है साथियों, क्योंकि नहीं करना चाहिए ये आ रहा है। तो विकल्प 1 है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। और जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों इन्होंने जो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में नियम दिए हैं उसमें तत्परता या तैयारी का दिया है, फिर अभ्यास का दिया है साथियों, और शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग या अनुपयोग का नियम वाला जो नियम है साथियों प्रभाव का नियम वो ये है। लेकिन नई चीज़ें सिखाने तो खोज विधि ऐसा तो इन्होंने कोई नियम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प सही माना गया था साथियों प्रश्न संख्या 7 में। क्लियर है सभी के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मवाद और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाल्यावस्था के दौरान मतलब जब बालक लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच में रहेगा तो खुद के और दूसरों के नज़रिए में फर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसको ईगोसेंट्रिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ईगो का मतलब अहम होता है साथियों, सेंट्रिज्म मतलब खुद पर ही केंद्रित होना। तो यहाँ पर वो खुद पर ही केंद्रित है, दूसरों और खुद पे वो जो अयोग्यता है, जो दूसरा का नजरिया है, जो खुद का नजरिया उसमें वो योग्य नहीं है साथियों, इसलिए ये दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। कार्ल गस्टाव युंग, सिगमंड फ्रायड, करेन हार्नी और अल्फ्रेड एडलर। तो साथियों उपरोक्त जो कथन है वो किसका है, यह आपसे पूछा गया था, और हीन भावना से संबंधित उपरोक्त कथन अल्फ्रेड एडलर का है, इन्होंने सही आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, अत्यंत निपुणता पूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है वे है पुरस्कार और सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकरण और इनमें से कोई नहीं। तो एग्जाम में क्या होता है, जो साइकोलॉजी का पेपर है उसमें इनमें से कोई नहीं तो आप बाहर निकाल दिया करो साथियों। 99.99% ये चांस है कि इनमें से कोई नहीं वाला तो विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा ही नहीं। तो 10वें क्वेश्चन में देखिए, जो अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति है इस पर बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया है साथियों, इसके अंतर्गत निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा का एक सिद्धांत है साथियों अवलोकन आधारित सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि बालक दूसरे के व्यवहारों को निरीक्षण करके या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि RT 2009 कहती है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना, क्योंकि व्यक्तिगत ट्यूशन का तो निषेध किया गया है कि शिक्षक को निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है एक सरकारी अधिकारी। तो साथियों सरकारी जो शिक्षक है वो दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 11 में। इन्होंने बिल्कुल सही कर रखा है। इन्होंने प्रश्न नंबर 12, मित्रों प्रश्न नंबर 12 है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है। पराअहम, अहम तथा पराअहम दोनों,
इदम और अहम। तो साथियों इन्होंने जिन्होंने ये पेपर किया था इसमें अहम तथा पराअहम लगा रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि सभी नियम और जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना तो इड करता है इदम व्यक्तित्व, वो सुखवादी या पशुवत व्यक्तित्व भी जिसको हम कहते हैं, जो दूसरों का कुछ नहीं सोचता है, वो समाज के नियमों कानूनों को नहीं देखता है, वो खुद की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों, इदम या इड वाला व्यक्तित्व इसमें राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके 13 है मित्रों। 13वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन और अप्रकट संवेदीकरण। तो साथियों विलोपन तो होगा नहीं, क्योंकि विलोपन में तो भूल जाते हैं, बाद में ये लाभ ले रहा है। अप्रकट संवेदीकरण, गठन करना और टोकन इकोनॉमी में से राइट आंसर देना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है टोकन इकोनॉमी, इसको कहा जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 मित्रों, 14वां क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान छात्र बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी पद्धति और ऊपरी परिस्थिति, और इनमें से कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा है इनमें से कोई नहीं, आपको हटा देना है। तो देखिए जो छात्र है वो गलती को स्वीकार करना चाहता है, फिर वो दंडित होने से भी डर रहा है, तो स्वीकार करना तो फिर अप्रोच के अंतर्गत आ जाएगा, और जिससे वो चाहता है कि ये मुझे नहीं मिले, ये तो चाहता है और ये नहीं चाहता है, तो वो फिर ये वर्जन के अंतर्गत आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ये नहीं रहेगा, इन्होंने गलत कर रखा है। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवण बाधिता का, शैक्षिक पिछड़ापन का, शिवलीनता का और अधिगम अक्षमता का। तो देखिए कोई बच्चा है, अभी संप्रेषण में कमी, अभी हमने स्वलीनता के बारे में पढ़ा था कि संप्रेषण में कमी होती है साथियों, तो ये स्वलीनता का लक्षण है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलीरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता और डाउन सिंड्रोम। तो साथियों ये 11 साइकोलॉजी की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें साफ साफ लिखा रखा है कि किशोरावस्था में बालक खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति उनमें होती है, वो खुद को फिट दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति को एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से कहा जाता है। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति भोजन करते हैं बुलिमिया में, जबकि ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोपिया और रिफ्लेक्शन। तो साथियों इस क्वेश्चन पर तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा बोनस दिया गया है, इस क्वेश्चन के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सभी आंसर इन्होंने सही या गलत मान लिए थे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर और हलवे टोलमैन। तो साथियों सीखने का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो गार्डनर तो देंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोहलर ने भी दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, हल और टोलमैन ने भी दिया है। तो साथियों इस प्रकार इसके अधिक विकल्प सही होने की दशा में इस पर भी बोनस दिया गया था साथियों, क्योंकि गार्डनर का तो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, तो इनको भी मान लिया गया था। अतः यहाँ चारों ही विकल्प इन्होंने सही माने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, आपके 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और भारतीय पुनर्वास परिषद। तो देखिए उस संस्था का नाम बताना है जो विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करें। तो साथियों विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और नियमावली तथा कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन करती है उस संस्था का नाम है साथियों भारतीय पुनर्वास परिषद। आपका 4था विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है मित्रों, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं।
पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जो अंतर्ज्ञान की अवस्था है, अंतर्ज्ञान की अवस्था किसको कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही जब बालक 2 से 7 पर अवस्था में होता है तो उसको ही अंतर्ज्ञान की अवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपका दूसरा विकल्प सही माना गया था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें मौलिक तर्क इस्तेमाल करना, तो भाई संक्रियात्मक अवस्था से शुरू होता है मौलिक तर्क इस्तेमाल करना, लेकिन फिर भी इन्होंने पूर्व संचलन कैसे माना है ये अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है। लेकिन मौलिक तर्क वाली बात तो पूर्व संचलन में नहीं आएगी, बल्कि ये तो साकार से चालू होती है। तो साथियों फिर भी यहाँ पर इन्होंने दूसरा विकल्प माना था। प्रश्न नंबर 21, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में और 10 से 13 महीने में। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ साथियों। यहाँ पर 10 से 13 महीने का जब लगभग बालक हो जाता है तो वो सार्थक शब्द बोलना आरंभ कर देता है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 21 में। नेक्स्ट 22, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट, गार्डनर। तो मित्रों बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार बताए हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है बहुबुद्धि का सिद्धांत अच्छी तरह से। यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी और कोहलबर्ग। तो साथियों कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास पर बल दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है, और आपके जो वाइगोत्स्की, भाई डेवी का नाम तो आपने नहीं सुन रखा होगा, हो सकता है सुन रखा हो, तो फिर आप इसको नहीं करेंगे, आप करेंगे वहाँ पर वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद दर्शन पर बल दिया है साथियों इन्होंने। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? दृष्टिबाधित मतलब जिनको कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है। बड़े प्रिंट की किताबें, विशालकाय कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक और पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक। तो साथियों वैसे इस प्रश्न पर भी बोनस दिया गया था, लेकिन इन्होंने जो विकल्प लगा रखा है विशालकृत कंप्यूटरीकृत किताबें, ये इसका सही आंसर हो सकता है, फिर भी इस पे बोनस दिया गया था मित्रों। प्रश्न नंबर 25 है, श्रवण की विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वोट में और पौंड में। तो श्रवण की विकृति को तो डेसिबल में ही नापा जाता है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था। विकल्प नंबर 2 सही है 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो सूक्ष्म चलन कौशल में यहाँ पर आएगा लिखना, बाकी कूदना, चढ़ना, दौड़ना स्थूल चलन कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 26 में। ये जो कौशल है सूक्ष्म चलन, स्थूल चलन, इनको भी मैंने आपको अच्छी तरह से करा रखे हैं। प्रश्न नंबर 27, स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना और शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि। तो साथियों स्कीमा का मतलब सभी को बता रखा है ज्ञान की संरचना से है, जिसमें इन्होंने दे रखा है लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। विकल्प नंबर 3 सही है 27 में। चलिए नेक्स्ट 28 आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 28 है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का एक सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत, जिसमें इन्होंने बुद्धि के 3 घटक बताए हैं। एक तो आपके घटकीय बुद्धि बताई है, एक आपके व्यवहारिक बुद्धि बताई है और एक आपके सृजनात्मक बुद्धि बताई है। तो इसमें इन्होंने साथियों बताया है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का ये अग्रणी भी माना जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 28 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक से दिया हुआ है। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने, 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 और 50 से नीचे। तो आईक्यू वर्ग, शिक्षणीय वर्ग, आईक्यू है यहाँ पर ये चारों विकल्प, और शिक्षण मतलब जो बच्चे शिक्षण कर सकते हैं। तो आपकी प्रथम चॉइस तो 70 से 90 रहेगी, क्योंकि ये शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 50 से 70 वालों को भी शिक्षण के अंतर्गत माना था। वैसे पहले प्रथम विकल्प सही माना था, बाद में सी भी सही मान लिया गया था।
और आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन है मित्रों, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन और युग्मज। तो आनुवंशिकता की इकाई मैंने अच्छी तरह से बता रखा है, जीन को कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो ये 2018 लेवल 2 का पेपर था साइकोलॉजी का। 2018 लेवल 1 का पेपर मैं पहले सोल्व करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दोनों पेपर ये भी वहीं पर डाला है। 2016 के भी दोनों पेपर हल करवाऊंगा, 2012 के भी दोनों पेपर हल करवाऊंगा और 2011 के भी दोनों पेपर हल करवाऊंगा मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लग सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वैसे ये जो पेपर ये थोड़ा इजी टाइप का था, बिल्कुल इजी तो नहीं था, फिर भी 20 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से इसमें बड़ी ही आसानी से एग्जाम में भी कर सकते थे अगर आप थोड़ा भी व्यवहारिक नॉलेज रखते हो तो। बल्कि फर्स्ट लेवल का पेपर थोड़ा साथियों मतलब प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन थे उसमें, तो वो पेपर थोड़ा लेवल इससे हाई था मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। हिंदी की शिक्षण विधियों, हिंदी की जो शिक्षण है पूरे 30 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, व्याकरण और विधियों के टेस्ट 9 और शिक्षण विधियों का टेस्ट मैंने टेस्ट 12 डाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन है सभी विषयों की शिक्षण विधियां है, तो उनको भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का।